Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today we'll start with calorimetry. So सबसे पहले concept of heat क्या होता है? Heat basically molecules possess kinetic energy due to their random motion and potential energy due to the attractive forces. तो कई सारे कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं. वो मॉलिक्यूल्स आपस में बेसिकली रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं मॉलिक्यूल्स अंदर. और जब वो रैंडम मोशन में मूव करेगा तो एक दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा. टकराने से क्या है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है उससे वो एक दूसरे के पास आएंगे और बाद में स्पीड इंक्रीज करेगा अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से. और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा. काइनेटिक एनर्जी फिर टकराने के बाद फिर से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा या हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये बेसिकली जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा हीट होता है. तो जितना ज़्यादा इसका मतलब रैंडम मोशन है उतना ज़्यादा हीट होगा. So this is the concept of heat basically. The sum of the potential and kinetic energy of a molecule is called its internal energy. तो जो भी molecules के खुद के आपस में बीच में जो potential energy है और उनके बीच में जो kinetic energy है तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इनका जो सम है दैट इज द इंटरनल एनर्जी. वाई इंटरनल एनर्जी? क्योंकि इंटर्न मॉलिक्यूल्स उसके अंदर खुद का इंटरनल इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और उनके उनके मोशन या उनके अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये सारे एनर्जीज हैं. तो इसीलिए इसको इंटरनल एनर्जी बोला जाता है. ठीक है ना. The total internal energy of all molecules of a substance is called its heat energy. Okay. So ये जो हमारा total internal energy है, ठीक है. So of all the molecules of a substance is called its heat energy. तो किसी भी substance में जितना internal energy होगा, that whole of the internal energy is called the heat energy. A hot body has more internal energy than an identical cold body. तो हमें पता है भाई हॉट ऑब्जेक्ट है तो उसमें मॉलिक्यूल्स में रैंडम मोशन और बढ़ जाता है. उसके वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया उसके मॉलिक्यूल्स का. काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर हम लोग मतलब 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. तो वो जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन का उसके वजह से हम लोग कहते हैं कि हॉट बॉडी में जो है इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट. When a hot body is kept in contact with a cold body, the cold body warms up while the hot body cools down. तो जब भी तुम एक हॉट ऑब्जेक्ट को कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ लेके आओगे तो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रैवल करता है. मतलब हॉट जो हॉट ऑब्जेक्ट है वहां से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रैवल करता है. हाई और जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर हाई रहता है और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर लो होता है. तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करेगा हीट. सो व्हेन अ हॉट बॉडी इज केप्ट इन कांटेक्ट विद कोल्ड बॉडी द कोल्ड बॉडी वार्म्स अप. धीरे धीरे कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या है वार्म अप हो जाएगा और जो हॉट बॉडी है वो धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएगा. दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द कोल्ड बॉडी इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ द हॉट बॉडी डिक्रीजेस. तो जब दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में रखा तो इंटरनल एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट का राइज करेगा और हॉट ऑब्जेक्ट का कम होगा डिक्रीज करेगा. There is a flow of internal energy to the cold body when they are kept in contact. ये थोड़ा सा इसमें so thus there is a flow of internal energy from the hot body to the cold body when they are kept in contact. The energy which flows from hot body to the cold body is called the heat energy or simply the heat. So heat is the internal energy of molecules constituting the body. So it flows from hot body to cold body when they are kept in contact. तो ये heat का definition हो गया. Define heat अगर पूछते हैं तो ये लिखना है कि heat is the internal energy of the molecules constituting the body
and it flows from a hot body to a cold body when they are kept in contact. The measurement of the quantity of heat is called calorimetry. तो जो हम लोग हीट को मेजर करते हैं, ठीक है, इसके मेजरमेंट को हम लोग कैलोरीमेट्री कहते हैं. मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री. यूनिट ऑफ हीट, द SI unit of heat is joules and the symbol for that is capital J. The other most important commonly used unit of heat is calorie. तो जूल के अलावा दूसरा यूनिट क्या है? कैलोरी है. सिंबल CAL इसका लिखते हैं हम लोग. 1 calorie is the quantity of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. So जो 1 calorie का definition क्या है? The quantity of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. इसके अलावा 1 कैलोरी का एक और डेफिनेशन जो, बिकॉज देखो जब ये कह रहे हैं टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, हमें पता है कि अलग अलग टेम्परेचर राइज में, मतलब अगर 14 डिग्री से 15 डिग्री ले जाना है या 100 डिग्री से 90 डिग्री से 91 डिग्री ले जाना है, तो वहाँ पे 1 डिग्री राइज में अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है. तो एक स्टैंडर्ड बनाना जरूरी था. तो स्टैंडर्ड ये बनाया गया कि भाई 14.5 to 15.5 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप करने में जितना हीट एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी. So 1 calorie is the heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 to 15.5. ठीक है. So this is the precise definition. तो हम लोग जो definition use करेंगे वो ये वाला use करेंगे, जहाँ पे 14.5 to 15.5 degree Celsius तक raise करना होता है. So 1 calorie, which is equal to 4.186 joules or 4.2 joules nearly. 1 kilocalorie is 1000 calorie, that is 4200 joules nearly. 1 kilocalorie is the, so 1 kilocalorie is the heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water. Sorry, 1 kilocalorie में 1 gram नहीं होगा, so that will be equal to 1 kg of water. Okay, 1 kilocalorie is the heat energy required to raise the temperature of 1 kg of water from 14.5 to 15.5 degrees Celsius. Now, concept of temperature. On keeping a hot body in contact with a cold body, heat flows from the hot body to the cold body, due to which the hot body gets cooled while the cold body gets warm. Temperature determines the direction of flow of heat. So temperature is the degree of measure of hotness or coolness of an object. तो temperature क्या measure करके, temperature क्या determine करेगा कि किस direction में heat flow कर रहा है. So when a body receives heat energy, ठीक है, so when a body receives heat energy, the particles constituting the body starts vibrating more vigorously, and so its temperature rises provided its physical state or dimension remains unchanged. तो अगर physical state change नहीं कर रहा है, dimension change नहीं कर रहा है, तो जब भी एक hot body, जब भी एक body receive करेगा heat energy, particles constituting the body start vibrating more vigorously, and so its temperature rises. Thus, temperature is defined as, तो temperature का जो अगर हम definition देखते हैं, so temperature is a parameter which tells the thermal state of a body, that is the degree of hotness or coldness of a body. तो thermal state बताता है किसी भी object का, मतलब उसके degree of hotness या coldness को specify करता है temperature. It determines the direction of flow of heat when two bodies at different temperatures are placed in contact. और टेम्परेचर क्या डिटरमाइन करता है कि किस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगा. ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट को, दो बॉडीज हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, अगर उनको हम कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो किस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगा, ये डिसाइड करता है टेम्परेचर. सो इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द टू बॉडीज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, दे आर सेड टू बी एट सेम टेम्परेचर. तो अगर ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो रहा है, दो बॉडी को कॉन्टैक्ट में लाए और उनके आपस में there is no transfer of heat happening. So अगर transfer of heat नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों body same temperature. Amount of heat energy contained in a body depends on mass, temperature and material of the body. किसी भी object में
कितना हीट एनर्जी कंटेन्ड है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज कंटेन्ड, वो कैसे पता लगेगा? उसके मास पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है और मटेरियल पे डिपेंडेंट। नाउ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, द सिंबल इज कैपिटल के। The other most common unit of temperature is degree Celsius. So they are related as temperature in Kelvin is equal to, so temperature in Kelvin is equal to 273 plus temperature in degree Celsius. So, or more precisely, temperature in Kelvin is again, so this we have already done. So temperature in Kelvin is 273 plus T degrees Celsius. Thus, by adding 273 or 273.15 to the temperature in degree Celsius, we get the temperature in Kelvin. तो अगर डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें 273 ऐड कर देंगे तो टेम्परेचर केल्विन में मिल जाएगा, है ना। और प्रिसाइजली अगर 273.15 किया तो ज़्यादा प्रिसाइज हम लोगों को मेजरमेंट मिलेगा। The zero of the Kelvin scale, called the absolute zero or 0K, is the temperature at which the molecular motion ceases. तो यहाँ पे जो कोई भी जितने भी वाइब्रेशंस हैं वो सारे वाइब्रेशंस सीज कर जाते हैं, मतलब वाइब्रेशंस बिल्कुल रुक जाता है। तो जीरो ऑफ द केल्विन स्केल कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो और जीरो केल्विन, ठीक है। जो जीरो केल्विन होगा दैट इज द टेम्परेचर जहाँ पे मॉलिक्यूल में जो उससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है। तो जीरो केल्विन पे पहुंचने पे मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेशंस रुक जाते हैं। सो इट इज इक्वल टू जीरो केल्विन किसके बराबर है? -273 डिग्री सेल्सियस ले लो या -273.15 डिग्री सेल्सियस। अ डिग्री और टेम्परेचर डिफरेंस, so a degree or temperature difference is same on both the Celsius scale and Kelvin scales. तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, वो दोनों में सेम है, चाहे हम सेल्सियस स्केल में बात करें या केल्विन स्केल्स में बात करें। Now factors affecting the quantity of heat absorbed to increase the temperature of the body. तो अब अभी हम लोग ने देखा था भाई किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हीट कंटेंट, मास पे और उसका टेम्परेचर पे और मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस पे। अब हम लोग देख रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर। इस पे क्या कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है? quantity of heat absorbed. So the quantity of heat absorbed to increase the temperature of a body depends on three factors. तीन factors पे depend करता है quantity of heat absorbed. पहला mass of the body पे, दूसरा increase in temperature of the body और तीसरा material of the body. तो इन तीन चीजों पे depend कर रहा है। So जो first वाला है, so amount of heat energy absorbed is directly proportional to mass of the object. So Q is directly proportional to M. दूसरा, the amount of heat energy absorbed is directly proportional to rise in temperature. ठीक है ना। तो हम लोग का पहला था कि मास ऑफ द बॉडी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है, फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स, द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास बट मेड फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट to raise their temperature by the same amount. So सेम अमाउंट से अगर टेम्परेचर को राइज करना है और सेम मास है, तो अगर दो अलग अलग सब्सटेंस से बना हुआ है तो अलग अलग
the amount of heat energy absorbed. ठीक है, so amount of heat energy absorbed depends on the substance of the object, which is expressed in terms of its specific heat capacity C. So अब इन सब को कंबाइन कर दो, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, ये दोनों जो है इनको कंबाइन करेंगे तो Q इज इक्वल टू C टाइम्स M डेल्टा T. तो C बेसिकली एक कांस्टेंट है, where C is the constant of proportionality which is called the specific heat capacity. तो ये जो, ठीक है, so ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं. Now difference between heat and temperature. So heat is a form of internal energy obtained due to random motion and attractive force of molecules in a substance. तो इंटरनल एनर्जी है ड्यू टू रैंडम मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी, और अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऑन कीपिंग द टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर in contact. So temperature is the quantity which determines the direction of flow of heat on keeping the two bodies at different temperature in contact. Now the SI unit of heat is joules, SI unit of temperature is Kelvin. The temperature, the amount of heat contained in a body depends on mass, temperature and substance of body, and temperature of a body depends on the average kinetic energy of its molecules due to their random motion. ठीक है, fourth difference जो है, heat is measured by the principle of calorimetry and temperature is measured by thermometer. Fifth difference है, two bodies having same quantity of heat may differ in their temperature. अगर दो ऑब्जेक्ट है, अगर सेम हीट है उन दोनों में, बट उनका टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है. क्यों? क्योंकि उनका जो मटेरियल है वो अलग अलग होगा. टू बॉडीज एट सेम टेम्परेचर मे डिफर इन क्वांटिटीज ऑफ हीट कंटेन्ड इन देम. अगर सेम टेम्परेचर होता है तो जो क्वांटिटी ऑफ हीट है वो अलग अलग हो सकता है. When two bodies are placed in contact, the total amount of heat is equal to the sum of heat of individual bodies. दो ऑब्जेक्ट को अगर हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज सम ऑफ द हीट ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज. और व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, resultant temperature is the temperature in between the two temperatures. ठीक है, so resultant temperature lies between the two temperatures. Okay, तो ये डिफरेंस है हमारा हीट और टेम्परेचर के बीच में. नाउ थर्मल और हीट कैपेसिटी. So the heat capacity of a body is the amount of heat energy required to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. It is denoted by the symbol C dash, कैपिटल C dash से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. तो अभी हम लोग पहले हीट कैपेसिटी देखेंगे, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखेंगे. तो हीट कैपेसिटी, ठीक, so heat capacity is the amount of heat energy supplied by rise in temperature. So heat capacity of a body is amount of heat energy required to raise the temperature by 1 degree Celsius. इसको C dash से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है. heat capacity C dash is amount of heat energy supplied by rise in temperature. Now heat capacity of the body C dash is Q by delta T. तो amount of heat energy supplied अगर Q है divided by delta T कर देंगे rise in temperature, तो हमें heat capacity निकल जाएगा. Units of heat capacity. SI unit of heat capacity is joules per Kelvin. तो जो SI unit heat capacity का है joule per Kelvin है. So 1 kilocalorie per degree Celsius is equal to 1000 calorie per degree Celsius, or 1 calorie per Kelvin is equal to 4.2 joules per Kelvin.
ना ये सब यूनिट्स हैं और ये कुछ कन्वर्जन्स हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. So specific heat capacity of a body. So heat capacity of a body when expressed for the unit mass is called specific heat capacity of the substance. तो हीट कैपेसिटी को अगर मास m से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल जाएगा. सो heat capacity per unit mass is specific heat capacity. It is denoted by the symbol small c. हम लोग पीछे देखे भी थे. Now, so thus specific heat capacity of a substance is defined as the heat capacity per unit mass of a body of that substance. तो heat capacity C dash को mass m से divide कर देंगे तो specific heat capacity मिल जाएगा, जो कि यहाँ दे रखा है इसमें आपको कि heat capacity C is equal to heat capacity, specific heat capacity small c is equal to heat capacity of the body C dash, capital C dash, divided by mass of the body, यहाँ पे small m use करें. So C dash we also know is equal to Q by delta T. यहाँ पे use कर लेंगे तो specific heat capacity is equal to Q divided by M delta T. So the specific heat capacity of a substance is the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of that substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin. That is, specific heat capacity is equal to small c is equal to amount of heat energy supplied by mass into rise in temperature. So Q is equal to mc delta T हो जाएगा. Now, quantity of heat energy absorbed to increase the temperature of a body depends on 3 factors. So quantity of heat energy absorbed to increase the temperature of a body depends on 3 factors. 3 factor पे depend कर रहा है. पहला, mass of the body, increase in temperature और material of the body. तो ये 3 चीज तो हम लोग वहाँ पे पहले भी देखें, ठीक है. So a unit of specific heat capacity देखेंगे. The SI unit of specific heat capacity is joules per kilogram per Kelvin, joule per kg per Kelvin. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी पर केजी पर केल्विन और 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स पर केजी पर केल्विन. So these are the conversions basically. Now relationship between heat capacity and specific heat capacity. तो अगर रिलेशनशिप देखेंगे हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो हीट कैपेसिटी C dash is equal to mass m into specific heat capacity small c. तो कैपिटल C dash divided by m is equal to small c और m into small c is specific heat capacity कैपिटल C dash. क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर. नाउ हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस अगर हम देखें, हीट कैपेसिटी is the amount of heat energy required to raise the temperature of entire body by 1 degree Celsius. So heat capacity, heat energy required to raise the temperature of entire body. और specific heat capacity unit mass का heat को increase करता है. तो it is the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of the body. तो यहाँ पे था entire body और इसमें है unit mass of the body. Second कह रहा है it depends both on the substance and mass of the body. तो heat capacity mass पे भी dependent है और substance पे भी dependent. ठीक है. So it depends both on substance and mass of the body
More the mass of the body, more is its heat capacity. Now, specific heat capacity does not depend on mass of the body, but it is the characteristic property of the substance of the body. तो उस सब्सटेंस के का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंडेंट नहीं होता, स्मॉल सी जो. Now heat capacity C dash is equal to Q by delta T, that is mass m into specific heat capacity. Similarly, specific heat capacity is Q by m delta T, that is heat capacity C dash divided by mass m. Its unit heat capacity का unit joule per Kelvin है और specific heat capacity का unit joule per kg per Kelvin. So these are the differences between heat capacity and specific heat capacity. अब हम लोग आते हैं specific heat capacity of some common substance. So the specific heat capacity of a substance is its characteristic property. मतलब एक substance का specific heat capacity उस substance पे depend कर रहा है, इसीलिए उसका एक characteristic property है. Good conductor has low specific heat capacity while a bad conductor has a high specific heat capacity. कोई भी अगर good conductor है ना, so it will have a low specific heat capacity, while a bad conductor has a high specific heat capacity. तो गुड कंडक्टर जो है खुद में हीट एनर्जी स्टोर करके नहीं रखेगा, इट विल अलाउ हीट टू पास थ्रू इट. सो उसका खुद का जो हीट कैपेसिटी होता है, सो गुड कंडक्टर हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसीलिए उसका खुद का जो हीट कैपेसिटी होगा वो लो है. whereas the bad conductor has high specific heat capacity. High specific heat capacity, तो उससे हीट फ्लो कराने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा. Now copper is a good conductor of heat, but water is a bad or poor conductor of heat. The substance with low specific heat capacity shows a rapid and high rise in temperature. Thus, it is a better conductor of heat than the substance with high specific heat capacity, which shows a small rise in temperature. So this shows a slow and small rise in temperature. Now water has an unusually high specific heat capacity, 4200 joule per kg per Kelvin. तो इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं. वाटर का हाई कैपेसिटी हीट कैपेसिटी है, उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी हैं, एडवांटेजेस हैं, वो हम लोग बताएंगे अभी. The specific heat capacity of the same substance is different in its different phases. The specific heat capacity of water is 4200 joules per kg per Kelvin. Of ice is 2100 joule per kg per Kelvin. And of steam is 460 joules per kg per Kelvin. Now, the specific heat capacity is maximum equal to 14,630 joule per kg per Kelvin for hydrogen. Now calorimeter. So calorimeter हम लोगों ने देखा था कि एक डिवाइस है जो कि हीट कंटेंट किसी में कितना है वो मेजर करके बताता है. So it is made up of a thin sheet of copper, right? Because copper is a conductor of heat. So the vessel soon acquires the temperature of its content. तो ये जनरली कैलोरीमीटर जो है हम लोग कॉपर से बनाते हैं. क्यों कॉपर से बनाते हैं? क्योंकि बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो उसकी वजह से क्या फायदा होता है? सो द vessel soon acquires the temperature of its content. Now
copper has low specific heat capacity, so that copper has low specific heat capacities, so the heat capacity of calorimeter is low, and the amount of heat energy taken by calorimeter from the contents to acquire its temperature is very low. Outer and inner surface of vessel are polished so as to reduce the loss of heat due to radiation. So जो outer और inner surface है एक vessel का, this is polished so as to reduce the loss of heat due to radiation. Now, next point, for insulation it is placed inside a wooden jacket. तो calorimeter में बाहर का temperature का effect नहीं हो, so it is kept inside a wooden jacket. Now, the space between the calorimeter and the jacket is filled with some poor conductors of wool, cotton, etc. to avoid the heat loss by conduction. तो heat loss by conduction से बचने के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हीट लॉस बाय कंडक्शन से बचने के लिए स्पेस बिटवीन कैलोरीमीटर एंड द जैकेट, तो ये जो पोर्शन है ये जो पोर्शन है कैलोरीमीटर और जैकेट के बीच का, ये जो एरिया इसको हम लोग वुल से भर देते हैं. So space between the calorimeter and the jacket is filled with some poor conductor as wool, cotton, etc. to avoid the heat loss by conduction. It is covered with a wooden lid to avoid the heat loss by convection. तो wooden lid से cover भी कर देते हैं, so that convection के वजह से भी heat loss नहीं है. Now, principle of method of mixtures, that is principle of calorimetry. So when a hot body is mixed or is kept in contact with a cold body, heat energy passes the hot body to the cold body till both the bodies attain the same temperature. तो ये जो move कर रहा है heat from higher object to, so ये जो heat higher temperature से lower temperature तक flow कर रहा है, so heat energy lost by the hot body is equal to heat energy gained by the cold body. इसको हम लोग principle of calorimetry कहते हैं. So principle of calorimetry. So heat energy lost by hot body is equal to hot energy gained by cold body. Heat energy gained by cold body. So this is called principle of method of mixture. दो मिक्सचर को मिक्स करेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे, जब मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर हम लोग का सेम जब तक नहीं हो जाता तब तक हीट एनर्जी पास करेगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक. And heat energy lost by the hot body is equal to heat energy gained by the cold body. Now mathematical statement. So mathematical statement क्या कहता है? Let a substance A of mass m1, specific heat capacity C1, at a higher temperature T1 be mixed with another substance B of mass M2, specific heat capacity C2, at a lower temperature T2. So, दो ऑब्जेक्ट है, they are
in contact. So fall in temperature of a substance, तो जिसको हम लोग जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट डिराइव करना है उसके लिए जितना टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस फॉल करता है दैट इज T1 minus T. So T1 is higher temperature, T2 is lower temperature and जो T हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पे जो टेम्परेचर होगा वो हो गया. So fall in temperature of substitute is A minus T. Sorry, fall in temperature of substance A is T1 minus T, higher to lower temperature, and rise in temperature of a substance is T2 T minus T2. तो ये हमारा अब हम लोग पता है हीट एनर्जी लॉस्ट बाय A. If we see the heat energy lost by A is M1C1 into fall in temperature. Fall in temperature मतलब M1C1 मान लो T1 minus T. उसके बाद heat energy gained by B so heat energy gained by B is N2C2 into rise in temperature. So heat energy lost is M1C1 T1 minus T. Heat energy gained is M2C2 T minus. So if hot energy is lost to the surrounding, then by principle of method of mixture, heat energy lost by A is equal to heat energy gained by A. So M1C1 T1 minus T is equal to M2C2 T minus T2. जितना गेन हुआ है उतना ही लॉस हुआ है. दोनों को इक्वेट कर देते हैं. इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहते हैं या प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर कहते हैं. Now natural phenomena and consequences of high specific heat. तो जो हाई स्पेसिफिक हीट है वाटर का उसके पहले ये if calorimeter or vessel is used by mixing the two substance is used for mixing the two substance A and B, we must take into account एक मिनट. So we were doing this जब calorimeter या vessel है is used for mixing the two substance A and B, then we must take into account the heat energy gained by the calorimeter also. So if mass of calorimeter is capital M and specific heat capacity of its substance is small c, it will gain heat energy mc, है ना, mc T1 minus T. अब जो इक्वेशन यहाँ पे होगा हमारा M1C1 T1 minus T is M2C2 T minus T2 plus MC T minus T2. So energy lost is equal to energy gain. तो ये तब कंसिडर करेंगे जब हम लोग कैलोरीमीटर का भी मास को कंसिडर करेंगे. ठीक है, कैलोरीमीटर भी सम अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, उसको कंसिडर करेंगे. Now natural phenomena and consequences of high specific heat capacity of water. तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का ज्यादा है उसका क्या नेचुरल फिनोमिना और क्या कॉन्सिक्वेंसेस है. So the climate near the seashore is moderate. So you will find that the specific heat capacity of water is very high, which is 1000 calorie per kg per degree Celsius. So
or 4200 joules per kg per Kelvin. It is about 5 times as high as that of sand. So sand or earth gets heated or cooled more rapidly as compared to water under the similar condition. That is because of the high specific heat capacity of water. Okay. Sand or earth gets heated or cooled more rapidly as compared to water under the similar condition. The cold air blows from the land towards the sea during the night, that is land breeze, and during the day, cold air blows from sea towards the land. These breezes make the climate near the seashore moderate. तो land breeze और sea breeze की वजह से climate here is moderate. Second point is hot water bottles are used for fermentation. So basically कभी भी जब चोट वोट लग जाती है तो hot water bag से हम लोग सिकाई करते हैं, right? The reason is that water does not cool quickly due to its high specific heat capacity. So a hot water bottle provides more heat energy for fermentation over a longer period. Similarly, water is used as an effective coolant again because it absorbs a lot of heat. By allowing water to flow in pipes and around the heated parts of the machine, heat energy from such parts is removed. Water in pipes can extract more heat from the surrounding without much rise in its temperature because of its high specific heat capacity. So this is why radiators in car and generator use water for cooling. Fourth, in cold countries, water is used as heat reservoir for wine and juice bottles to avoid their freezing. तो water को freeze करने के लिए basically water ज़्यादा जो है heat content अपने अंदर store करके रखता है, उसके temperature को change करने के लिए ज़्यादा heat energy चाहिए. तो इसीलिए wine और juice bottles को उसके अंदर रखते हैं. So reason is that due to its high specific heat capacity, due to its high specific heat capacity, it can impart a large amount of heat before reaching to its freezing point. Water, due to its high specific heat capacity, can impart a large amount of heat before reaching to its freezing point. है ना? तो वो freezing point में जाने के लिए उसको जितना amount of heat energy वो impart कर सकता है, that is, larger. So that's why a bottle kept in warm remains warm and they do not freeze even when there is considerable decrease in the surroundings temperature. Considerable fall in the surrounding temperature. Now, next is farmers fill their fields with water to protect the crops from frost. Again, जो है ना, because जो xylem वाटर को कैरी करता है ऊपर तक, अब ट्यूब स्ट्रक्चर है, बाहर टेम्परेचर अगर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो उसके अंदर ट्यूब के अंदर भी वो फ्रीज कर जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जब आइस में कन्वर्ट हो जाता है उससे क्या होगा कि उसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड कर जाएगा और वो बर्स्ट कर जाता है. सो ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट, if the atmosphere temperature falls below 0 degrees Celsius, water in the fine capillaries of plant will freeze. So the veins will burst due to increase in volume of water on freezing. है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज कर जाता है जब फ्रीज होता है. सो एज अ रिजल्ट plants will die and the crop will get destroyed. So in order to save crops on such cold nights, farmers fill their fields with water because water has high specific heat capacity. So it does not allow the temperature in the surrounding areas of plant to fall up to 0 degrees Celsius. Sixth wala, all plants and animals have high content of water in their bodies. So जितने भी plant है, nearly 80 to 90% of water in their bodies है उसमें.
So this water, because of its high specific heat capacity, maintains nearly the same temperature of their body in all seasons. Some examples of high and low heat capacity. पहला है, the base of cooking pan is made thick. So by making the base of the cooking pan thick, its heat capacity becomes larger, due to which it gets heated slowly. And so mass increase हो जाता है तो heat capacity increase हो जाएगा, जिसकी वजह से ये slowly heat up होता है. And it imparts sufficient energy at a slow rate to the food for its proper cooking, and after cooking it keeps the food warm for a long time. धीमी आंच में बनाना चाहिए खाना, जिससे कि उसका जो न्यूट्रिएंट है वो इंटैक्ट रहे, और दूसरा कि वो ज़्यादा टाइम तक गर्म रहेगा, because the cooking pan is thicker and it has higher heat capacity. उसी तरह the base of an electric press is made thick and heavy. So this is again, by doing so, the heat capacity of base of the electric press becomes large and it remains hot for a long duration even after the current is switched off. The vessel used for measurement of heat, that is calorimeter, is made of a thin sheet of copper. This is, so the reason is that the specific heat capacity of copper is low, and by making the vessel thin, its mass and hence its capacity becomes low, so that it makes a negligible amount of heat. It takes a negligible amount of heat from the contents. So from the contents to attain its temperature. तो ये तो है तुम्हारा ए पार्ट का सारा जो थ्योरी वाला पोर्शन है. तो तुम क्या करोगे, न्यूमेरिकल अभी मत टच करना. ये जो एक्सरसाइज 11A के जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, वो सारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं. मतलब ये एक्सरसाइज 11A का अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 तक तुमको अटेम्प्ट करना है, 1 से लेके 30 तक प्रॉपरली लिखोगे. ये हम शेयर भी कर लेंगे, जिससे कि आप लोग इसी में से आंसर्स अपने लिखोगे. जो नोट्स हैं, इसी नोट्स में से अपने आंसर्स उस क्वेश्चंस के लिखोगे. जो क्वेश्चन के आंसर्स ना मिले मेरे से पूछ लेना, तो प्रॉपरली लिखोगे और कॉपी का फोटो खींच के मुझे भेजोगे जो तुम लिखे. क्लियर है बच्चों? यस यस.